मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के बारे में की गई श्रृंखला का अंतिम अध्याय का वीडियो बनाएंगे। इसमें हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे अहम विशेषता, इन चित्रों के माध्यम से हम आदि मानव के विकास के सभी चरण को देख सकते हैं, क्योंकि इन चित्रों के द्वारा ही उनके विकास को हम समझ पाए हैं, वरन उनका लिखित प्रमाण हमें आज भी ज्ञात नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम जो उनकी चित्रों की विशेषताएं हैं, वह उनकी जीवन की प्रगति को दर्शाने वाली हैं, क्योंकि उनका कोई भी लिखित इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता। दूसरा, कलात्मक दृष्टि से देखें तो यह चित्र उनकी कला के प्रति जागरूकता का परिचायक है। ये चित्र गुफाओं की दीवारों, फर्श, छतों पर ठोक खरोंच कर बनाए गए हैं। अर्थात जिन गुफाओं में वह आदि मानव रहता था, उन गुफाओं की दीवारों या छतों को पत्थर द्वारा खरोंच खरोंच कर उन आकारों का निर्माण किया, जिनको उसे दूसरे को बताना था या समझाना था। इन चित्रों में उसने प्राकृतिक रंगों को भी भरा तथा तकनीक रूप में इन चित्रों की कुछ विशेषताएं आज हम रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उस समय के कलाकार ने ऐसा कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इन कलाओं को कितनी कलात्मकता से बनाऊं। वह उसकी सहज अभिव्यक्ति थी, लेकिन आज उन नमूनों को या उन चित्रों के प्रकारों को देखकर हम उनकी अलग अलग कलात्मक विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। पहली है रंग तथा आकार। दीवारों पर बनाए इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों में गेरू, हिरोंजी तथा काले यानी काजल रंग को पीसकर गुफाओं की दीवारों पर खरोंच कर बनाई गई रेखाओं में ठोक ठोक कर भर दिया जाता था। अर्थात उसको प्राकृतिक रूप से विभिन्न तरह के रंग जैसे पीला, लाल, काला इत्यादि जो उसे उपलब्ध थे, पत्थर के रूप में या मिट्टी के रूप में, उन सबको तैयार करके पीस करके दीवारों पर वह लगाता था। कुछ चित्रों का निर्माण बांस की तुलिका से भी किया जाता था। यह तुलिका वह बांस के एक सिरे को कूट कूट कर तैयार करता था। कुछ रंगों को उसने पशु की चर्बी में मिलाकर भी लगाया है। इस कार्य हेतु वह जानवरों के पुट्ठे की हड्डी का इस्तेमाल करता था तथा रंगों को पीसने हेतु सिलबट्टे का भी प्रयोग करता था। इन सभी वस्तुओं के अवशेष उन गुफाओं से हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें इन आदि मानव ने चित्र बनाए थे। इस प्रकार से उनके द्वारा प्रयोग किए गए रंग और रंगों को लगाने की विधि का ज्ञान हमें उन चित्रों और वहाँ पर प्राप्त अवशेषों से होता है। दूसरी जो विशेषता थी वह आकार हैं, यानी उन आदि मानवों ने जिन आकारों का निर्माण किया वह कितने तरीके के थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों के निर्माण में आदि मानव ने विभिन्न चरणों में अलग अलग शैली में आकारों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार है। पहला है पूरक शैली। एक ही रंग को फैलाकर पशु या मानव आकारों को छाया की भांति चित्रित किया जाना पूरक शैली कहलाता है। आपने ये देखा होगा, जब आप प्रकाश की
के विपरीत दिशा में खड़े होते हैं तो आपकी छाया जमीन पर बनती है, तो वह आपका छाया रूप यानी बाहरी आकारों को दिखाती है। तो इन कलाकारों ने उसी छाया रूप को जो उसे या उस जानवर का दिखाई दे रहा था उसको बनाने का प्रयास किया है, और यह एक ही रंग के द्वारा उसको पूर्ण करने का प्रयास किया है। तो यह रूप का प्राथमिक बोध उसे अपनी छाया देखकर ही प्राप्त किया होगा, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से इस शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे जिनमें गेरू, लाल तथा सफ़ेद रंग प्रमुख है। सम्मुख चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है भीमबेटका से लिया गया है, पूरक शैली का उत्तम उदाहरण है। इसमें हिरण का पीछा करते हुए भैंसे का चित्र है। दूसरी शैली जो आकारों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की गई वह है अर्धपूरक शैली। यह पूरक शैली का ही विकसित रूप है, जिसमें संपूर्ण आकार को रंग से भरकर कुछ भागों को खाली छोड़ दिया जाता है। इस शैली में अलंकरण की भावना के साथ अपूर्णता में पूर्णता का बोध कराने की भावना तथा एक नवीन रचना विधि को उद्भावना एवं अनुसरण का परितोष भी इनका कारण रहा है। प्रस्तुत चित्र ये हैदराबाद से प्राप्त है। यह अर्धपूरक शैली का चित्र है। इसमें उस जानवर के बाहरी सीमा रेखा को बनाने के बाद अंदर के भाग को खाली छोड़ दिया गया है, जो कि उसके शरीर के आंतरिक अवयवों का पार्ट भी हो सकता है और उस पशु की पूर्णता का बोध कराने की भावना से भी परिपूर्ण दिखाई देता है। तीसरी शैली है आपकी आकारों के निर्माण हेतु, वह है रेखा शैली, जो सर्वाधिक प्रयुक्त की गई है। प्रागैतिहासिक काल में रेखा की शक्ति का भरपूर उपयोग किया गया है। प्राय समस्त चित्र एकहरी बाह्य रेखा में बने हैं। कुछ कृतियों में मोटी बाह्य रेखा को कहीं कहीं दोहरी रेखा से प्रदर्शित किया गया है, पर वास्तव में वह मोटी इकहरी रेखा ही है। दोहरी रेखा में बना कदाचित एक ही चित्र मिलता है जो महामनीष का है। होशंगाबाद से प्राप्त शिकारी के चित्र में रेखीय शैली का प्रयोग किया गया है। भारतीय कला दृष्टि में रेखा को चित्रांकन से तत्वतः सर्वोपरि महत्वता दी है और चित्रों के सौंदर्य परीक्षण एवं मूल्यांकन में भी उसे प्रथम स्थान दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल के बाद के जितने भी भारतीय चित्रकला के नमूने मिले हैं, वहाँ पर भी रेखाओं को महत्व दिया गया है। रेखाओं की सहायता से भावात्मक अभिव्यक्ति की जा सकती है। यह भारतीय चित्रकला की विशेषता है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से ही आरंभ होती दिखाई दे रही है। चौथी आकारों को निर्माण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली शैली है अलंकृत शैली। अलंकृत शैली का पूरा समावेश पूर्वोक्त तीनों शैलियों के अंतर्गत कम या ज़्यादा मात्रा में हुआ है, अर्थात इसका प्रयोग स्वतंत्र रीति से नहीं हो पाया है। इसका कारण कदाचित यह है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में आधुनिक कला की तरह ढांचे यानी स्ट्रक्चर का बोध प्रदान करना रहा है। उदाहरण स्वरूप मानव या पशु आकारों के भीतरी अवयवों के निर्माण में आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग है। ये रेखाएं अलंकरण से ज़्यादा आकार को वास्तविक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, अर्थात उन आकारों के निर्माण में प्रयुक्त की गई आड़ी तिरछी रेखाओं को अलंकरण के प्रकार के रूप में भी देखा जा सकता है, जबकि इनका प्रयोग उस आकार को वास्तविक बनाने की चेष्टा में किया गया था। अलंकरण के अन्य उदाहरणों में स्वास्तिक, षटकोण, चौकोर, वृत्त आदि प्रतीक चिन्हों को गिना जा सकता है।
अतः यह मानना कठिन होगा कि शिला चित्रों में अलंकृत शैली का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हुआ। अंतिम आकार के निर्माण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली शैली है क्षेपांकन पद्धति। क्षेपांकन शैली में बहुत कम चित्रों का निर्माण किया गया है। कहीं कहीं हाथों की छाप इस पद्धति से बनाई गई है। इसमें हाथ या अन्य आकृति को धरातल या गुफा की दीवार पर रखकर उसके चारों ओर रंग को फेंका जाता था। तत्पश्चात हाथ या उस आकार को हटा दिया जाता था। इस प्रकार निर्मित छाप क्षेपांकन पद्धति कहलाती है। दो विशेषताओं के पश्चात तीसरी विशेषताएं हैं भावों की अभिव्यक्ति, यानी उनकी द्वारा बनाए गए चित्रों में भावों की वंजना की गई है या नहीं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में बनाए गए चित्र में भय, साहस एवं अन्य मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अनायास ही आ गई है, क्योंकि उन आदि मानव द्वारा बनाए गए विशालाकार जानवर को बनाकर उसकी भयंकरता तथा भाले से बिधे होने पर जानवर के दर्द की पीड़ा को चित्रों में उतारा गया है या वे हमें उन चित्रों में नजर आती हैं। आमोद प्रमोद के लिए भी कुछ प्रतीक चित्रों का निर्माण किया, जैसे नृत्य करते, नौका विहार करते आदि। अर्थात इन सब चीज़ों के द्वारा अनायास ही उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। छाया एवं प्रकाश तथा छाया एवं प्रकाश और परिप्रेक्ष्य। आदि मानव ने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया, वरन छाया के समान ठोस आकारों को चित्रित किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आपकी छाया फर्श पर पड़ती है तो आपका ठोस आकार उस छाया के रूप में दिखाई देता है, उसके आंतरिक अवयव नहीं दिखाई देते। तो इसी विधि के द्वारा उन्होंने अधिकांश चित्रों का निर्माण किया है। आदि मानव प्रकृति के इतना नज़दीक होते हुए भी कहीं पर भी नदी, नाले, पहाड़ों, वनस्पति एवं वस्तु को चित्रित नहीं किया है। इसलिए उनके चित्रों में परिप्रेक्ष्य का ध्यान भी नहीं रखा गया है। अंत में इन प्रागैतिहासिक कालीन शैली एवं चित्रों के अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदि मानव ने जीवन की झलक प्रस्तुत करने वाले इन चित्रों में साहस, शौर्य एवं विकास की कहानी दिखाई देती है। साथ ही एक खास तरह की सौंदर्यगत अभिव्यक्ति की ललक भी है, जिसने उसे चित्रांकन करने को प्रेरित किया। इन चित्रों का महत्वपूर्ण पक्ष इनकी साम्यता विश्व के अन्य स्थानों से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों से लगती है। कुछ चित्रों में आकारगत अंतर भी नजर आते हैं, परंतु शैली एवं तकनीक की दृष्टि से लगभग एक से पाए जाते हैं। इस प्रकार भावों की सहज अभिव्यक्ति के कारण इन चित्रों से आधुनिक चित्रकार आज भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह इन चित्रों के महत्व को रेखांकित करते हैं।